हेलो मेरे बच्चे, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम थोड़ा पार्टनरशिप के अकाउंटेंसी में आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हालांकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा देखा था, लेकिन आज का प्रॉपर टॉपिक ही इसके ऊपर है। और जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है तो हमें कैसे वो बनाना होता है। अब एक्चुअली क्या होता है मेरे बच्चे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में जब प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल अकाउंट को पढ़ा, तब हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर उसे छोड़ दिया था। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज़्यादा पार्टनर्स होने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग मिलकर ये पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। अब बच्चे, प्रोप्राइटरशिप में तो सिर्फ एक ही बंदा था, तो हमने जो बैलेंस शीट बनाई, वो बैलेंस शीट में आपको पता है ना कि आपने लायबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल लिखा, प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस प्रॉफिट, माइनस ड्राइंग्स और माइनस लॉस, और आउटर कॉलम में क्लोजिंग कैपिटल को लिख दिया। तो इनर कॉलम में कैपिटल के ऊपर जो भी प्लस माइनस हो रहा था वो आपने वहां पे ही करके दिखा दिया था, क्योंकि एक ही बंदा था जो कैपिटल लेके आया था। लेकिन यहाँ पे तो मेरे बच्चे 2 से लेकर 50 जन हैं। अब यदि ज्यादा पार्टनर्स है और आप बैलेंस शीट के अंदर हर एक पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस जो भी उनको सैलरी या कमीशन जो भी दिया जा रहा है वो लिखो, आप माइनस ड्राइंग्स करो, माइनस ड्राइंग्स का यदि इंटरेस्ट है तो उसे भी लिखो, लॉस आया है तो लॉस माइनस करो, एंड देन आफ्टर कॉलम में आप क्लोजिंग कैपिटल को लिखो। तो बच्चे, एक पार्टनर के बारे में इतनी बड़ी डिटेल आप बैलेंस शीट में लिखोगे। अब सोचो कि यदि 25, 30 या 50 पार्टनर है तो वो बैलेंस शीट यहां से चला पहुंच जाएगी मेरे बच्चे, वापी तक पहुंच जाएगी। तो क्या होगा, तो कि भाई वो बैलेंस शीट खराब ना दिखे और उतनी बड़ी ना हो जाए, उसके कारण कैपिटल के ऊपर जो भी इफेक्ट होने वाला है, जिससे कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होने वाली है, वैसे सारे ट्रांजेक्शन को एक अलग अकाउंट बनाकर उसमें डिस्प्ले किया जाएगा। और उसकी वजह से पार्टनर्स का ये कैपिटल अकाउंट है ना, वो प्रिपेयर किया गया। समझ में आई बात आपको? दूसरी बात, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो कि भाई देखो, आपने जब पीएनएल अकाउंट बनाया था प्रोप्राइटरशिप के टाइम पे, तो उसमें पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड एज ए एक्सपेंस सैलरी को लिखा था, हाँ या ना? अब ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो मेरे बच्चे 2 तरह की सैलरी होगी, एक एम्प्लॉय की सैलरी और एक ऑनर मतलब के पार्टनर की सैलरी। तो हमें कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे कि ये ऑनर की सैलरी है, ये पार्टनर की सैलरी और ये एम्प्लॉय की सैलरी है? अच्छा, यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, ये कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, ये कमीशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, हम एम्प्लॉय को तो नहीं बोल सकते ना कि भाई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो आपने पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस लिखे थे ना, वो डायरेक्ट चार्ज टू प्रॉफिट थे। मतलब कि प्रॉफिट हो या ना हो, वो एक्सपेंस आपको चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मतलब कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते हैं। मतलब कि प्रॉफिट है तो उसमें से उनको अलग अलग जगह पे डिवाइड करो। मतलब कि प्रॉफिट में से पार्टनर को कैपिटल का इंटरेस्ट चुकाया, प्रॉफिट में से पार्टनर को सैलरी चुकाई, प्रॉफिट में से पार्टनर को कमीशन दिया। तो मेरे बच्चे, इसे प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन बोला जाता है। और वो अप्रोप्रिएशन को दिखाने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया। समझ में आई बात मेरे बच्चे आपको? तो इस तरीके से थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री होती है और किस तरह से उनकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री होती है।
आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। दो तरह की मेथड होती है कैपिटल अकाउंट को बनाने की, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरी फिक्स कैपिटल मेथड। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड किस तरह से बनती है और क्या होता है उसमें। सबसे पहले जब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट को हम लिखते हैं। अब नेट प्रॉफिट लिखने के बाद एक्सपेंस डेबिट साइड में, यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ बच्चे, आपको नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैं इसे डिस्क्राइब मतलब कि लिख रहा हूँ। डेबिट साइड में एक्सपेंस, कैसे एक्सपेंस कि जो फर्म और पार्टनर्स के बीच के ट्रांजैक्शन के हो वो, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म चुकाएगी पार्टनर को, मतलब कि हमारे लिए फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। मान लो कि 3 पार्टनर है यहाँ पे, नील, नितिन और नीरज, तो तीनों को जितना जितना कैपिटल का इंटरेस्ट चुकाना होगा वो इंटरेस्ट को यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे दिखाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था वो प्रॉफिट का ये इंटरेस्ट है ना, एक्सपेंस है, वो एक एप्रोप्रिएशन है, मतलब कि ये नेट प्रॉफिट को कम कर देगा। और ये इंटरेस्ट किनको मिलेगा, तो कि पार्टनर को मिलेगा। समझ में आई बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब कि हमें ये इंटरेस्ट पार्टनर्स के पास से मिलेगा, है ना। तो तीनों के जितने जितने ड्राइंग्स थे और हमने अलग अलग मेथड इंटरेस्ट फाइंड करने के सीखे हुए हैं ड्राइंग्स के, तो वो जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो कि भाई ये इनकम मिलने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने इनको क्रेडिट में लिखा। समझ में आई बात। तो ये फिर उसके बाद सैलरी टू नील, मतलब कि ये एक्सपेंस पार्टनर की सैलरी। कमीशन टू नीरज, मतलब के पार्टनर का कमीशन हमारा एक्सपेंस, ये एक्सपेंस को लिखा। फाइनली इस अकाउंट को क्लोज करके हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करते हैं उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है, जो आपको पता है बच्चे। और ये प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये भी आपको पता है। यदि डेबिट बैलेंस निकली तो डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में जो बैलेंस निकली वो बैलेंस को हम बोलते हैं डिविजिबल लॉस, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है। समझे। अब क्या हुआ बच्चे कि यहाँ पे जो आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर ने जितनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की होती है वो पार्टनर की कैपिटल को, या पिछले साल की पार्टनर्स के कैपिटल की बैलेंस को, या फिर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं कि करंट ईयर की ओपनिंग कैपिटल को यहां पे लिखा जाता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके तीनों पार्टनर की कैपिटल को लिखा जाता है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे लिखा था इंटरेस्ट, वो किसको मिलेगा, तो कि भाई वो पार्टनर को मिलेगा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे आपने बोला कि भाई नील, नितिन, नीरज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाना है, लेकिन क्या आपने चुकाया? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पार्टनर्स और फर्म के बीच में कैश ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं, तो ये इंटरेस्ट हमने चुकाया नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट नहीं चुकाना है तो वो पार्टनर की कैपिटल आप इंक्रीज कर दो। मतलब क्या हुआ बच्चे कि जो ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। या फिर आप ऐसे याद रखो कि आपने अप्रोप्रिएशन में डेबिट किया तो कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। या फिर आप ऐसे याद रखो कि इंटरेस्ट के कैपिटल के नीचे उनका इंटरेस्ट आएगा। समझ में आई बात। फिर ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने जो भी ड्राइंग किया है वो ड्राइंग्स को लिख लो, क्योंकि ड्राइंग्स पार्टनर की कैपिटल को कम कर देता है ना। आज समझो कि फर्म में मेरी 5 लाख रुपए की कैपिटल है, उसमें से मैंने इस ईयर में 50,000 रुपीज का ड्राइंग्स किया, तो अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई?
4,50,000 की होगी, 50,000 कम होगी। समझ में आई बात। और यहाँ पे जो ड्राइंग्स को इनकम के तौर पे लिखा था वो पार्टनर की कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि हमें वो चुकाना पड़ेगा, हमारे पास उसकी इनकम होगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब कि उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। या फिर आप ऐसे याद रखो कि कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट, तो ड्राइंग्स के नीचे ड्राइंग्स का इंटरेस्ट। या फिर आप ऐसे याद रखो कि यहाँ पे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हुआ, तो कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो डेबिट होगा, क्रॉस एंट्री होगी। समझ में आई बात। तो ये दोनों जगह पे इंटरेस्ट की एंट्री है ना वो लिख दी जाएगी। उसके बाद सैलरी टू नील, सैलरी हम कैश में नहीं देंगे नील को, तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दो। तो यहाँ पे सैलरी से नील की कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी। मेरे बच्चे अभी आपको बताया कि जो ट्रांजैक्शन करने से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है वो ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट में, और जो ट्रांजैक्शन से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है उसे डेबिट साइड में लिखा जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। तो इस तरह से सैलरी नील की और कमीशन यहाँ पे नीरज का। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो फाइनली जो हमें यहाँ पे बैलेंस मिलेगी वो बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल बोली जाएगी। वही सिस्टम हुआ बच्चे, वहां पे भी हम 11th स्टैंडर्ड में प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग के टाइम पे हमने जो फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर किया था, जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी, उसमें लायबिलिटी साइड यही कैलकुलेशन प्लस माइनस के तौर पे दिखाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्लस माइनस की जगह पे हमने डेबिट क्रेडिट में दिखाया। याद करो, आपने कैपिटल के अंदर कैपिटल का इंटरेस्ट ऐड किया था, फिर पार्टनर की सैलरी ऐड की, फिर यहाँ पे कमीशन ऐड किया, और यहाँ से जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट को भी यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो वहां पे भी प्रॉफिट ऐड हुआ था। समझ में आई बात। अब ड्राइंग्स को लेस किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस किया, तो मतलब ये सब क्रेडिट को हमने टोटल करके डेबिट वाली आइटम को माइनस करके ये बैलेंस हमने निकाली। तो वहीं पे भी वैसा ही हुआ था। वो तो क्या है बेटा कि आपको नील, नीरज और नितिन का अलग अलग बैलेंस शीट में ना दिखाना पड़े, और उसकी वजह से हमने ये कैपिटल अकाउंट सेपरेट बना लिया ताकि हमारी बैलेंस शीट है ना वो साफ सुथरी दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैपिटल अकाउंट बनाया। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, यहां पे जो बैलेंस ओपनिंग की थी क्या वही बैलेंस क्लोजिंग की रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन जो हमने लिखे वो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। यदि मुझे ये कैपिटल की अमाउंट को चेंज नहीं होने देना है, मतलब कि मुझे पार्टनर की कैपिटल को फिक्स रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से एक बार बता रहा हूं, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ओपनिंग बैलेंस थी उसमें ये प्लस माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ और आई, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग के टाइम पे बदल गई। समझ में आई बात। लेकिन मुझे इस कंडीशन से रखना है कि भाई मेरा कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो कि भाई एक तो ये जो कैपिटल को इफेक्ट करने वाले लोग हैं, जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को आप यहां से निकाल दो। कैपिटल को इफेक्ट करने वाले ट्रांजैक्शन को इस अकाउंट में से निकाल दो। अब आप बोलोगे कि सर तो सेम ही रहा ना, आपने ओपनिंग कैपिटल को ही क्लोजिंग कैपिटल दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो कुछ बचा ही नहीं। ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, इसे बोला जाता है फिक्स कैपिटल मेथड। ये सारे ट्रांजैक्शन को यहां से निकाल दो। अब निकाल के रखे कहां? सेम कैपिटल के जैसा ही एक अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये सारी डिटेल है ना वो यहां पे डेबिट में और क्रेडिट में लिख दो। मतलब कि जो कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले ट्रांजैक्शन थे
उसे कैपिटल अकाउंट में न लिखते हुए और एक अकाउंट बनाया जिसको नाम दिया गया पार्टनर्स करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में ये सारी डिटेल को यहां पे आप लिख दो। ऑफ कोर्स अब बैलेंस आपकी चेंज नहीं होगी, कैपिटल की बैलेंस सेम रहेगी। इस मेथड को बोला जाता है मेरे बच्चे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, लेकिन यदि फिक्स कैपिटल मेथड है तो मेरे बच्चे आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और साथ साथ में करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि सर कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ बैलेंस ही आएगी, क्यों बनाए? तो हाँ बेटा, लेकिन कैपिटल को वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग दिखाने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले ट्रांजेक्शन्स थे कैपिटल में, वो करंट अकाउंट में चले जाएंगे। अब समझ में आई बात? एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि ऐसा करने की जरूरत क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात मेरे बच्चे। हम सिर्फ एक ये नील को ध्यान में लेते हैं, ठीक है? अब नील की ओपनिंग कैपिटल थी मान लो 10,000 रुपए की। कितनी थी? 10,000 रुपीज की। बाकी कोई ट्रांजेक्शन ये नहीं है, ध्यान से समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। हमने जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो लॉस आया, और नील के हिस्से में लॉस आया 15,000 रुपीज का। नील के हिस्से में लॉस कितना आया? 15,000 का। तो मेरे बच्चे नील की कैपिटल यहां पे माइनस में चली गई, और कभी भी बेटा कैपिटल माइनस में नहीं होती, मतलब कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही होती है, कैपिटल कभी डेबिट बैलेंस नहीं होती। लेकिन इस सिचुएशन में तो ये हो गया। तब आपको याद आएगा कि भाई इससे तो अच्छा होता हमने फिक्स कैपिटल मेथड कर दिया होता। तो क्या होता? तो कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड में 10,000 रुपीज की कैपिटल लिखते, और ये जो लॉस आता वो लॉस कहां पे लिखा जाता? करंट अकाउंट में। समझ में आई मेरी बात? तो ये लॉस करंट अकाउंट में लिखा जाता। तो ये लॉस करंट अकाउंट में चला गया, उसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल माइनस में नहीं गई और ना ही वो फ्लक्चुएट हुई। समझ में आई बात? तो इस रीजन के कारण, कौन सा रीजन? कि भाई कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही दिखाता है, जबकि करंट अकाउंट है ना, उसकी बैलेंस डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। समझे बात को? तो बस हमें इस तरह के ही सम अभी सॉल्व करने हैं। ये सम हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़े बहुत सम हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पर भेजता रहूँगा, और उसमें यदि आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे हर बार की तरह फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है? इसके प्रैक्टिकल में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए 48 को। आज हम 47 एंड 48 दोनों सोल्व करने वाले हैं, लेकिन हम पहले अभी 48 को देखेंगे, बाद में हम 47 को सोल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए स्क्रीन के ऊपर। आशीष एंड नरेश आर इक्वल पार्टनर्स। The balance of their capital account is at 1st April 2018 where Ashish 30,000 and Naresh 20,000। मतलब कि बच्चे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर की 30,000 एंड 20,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। उन लोगों ने जो एग्रीमेंट बनाया हुआ है उसमें इतनी डिटेल को लिखा गया है। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्रॉइंग्स एट 5%। 5% से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम ऐसा सम आपने देखा होगा कि जिसमें परसेंटेज के पीछे पर एनम नहीं लिखा है। वो पर एनम जो होता है ना बेटा, उसे बोला जाता है टाइमिंग फैक्टर। जो टाइम फैक्टर वहां पे नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करते थे बेटा कि ड्राइंग्स के अंदर मान लो कि आपको कोई डेट पर्टिकुलर नहीं दी थी,
तो आपने ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का ही ड्राइंग्स कैलकुलेट किया था, बराबर है। लेकिन यदि आपको टाइम फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो मतलब आप डेट को दिमाग से निकाल दो। मतलब ये हुआ कि आपको पूरे साल का कैलकुलेशन करना है। कब टाइम फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स के लिए आपको 5% बोला गया है, पर एनम नहीं बोला है, इसीलिए आपको टाइम फैक्टर नहीं दिया है तो टाइम को ध्यान में नहीं लेना है, तो ईयरली कैलकुलेशन करना है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, सेकेंड, सैलरी फॉर नरेश एट ₹600 पर मंथ। मंथली 600 मतलब कि ईयरली इंटू 12 7,200 रुपीज की सैलरी नरेश को चुकाई जाएगी। देन थर्ड, कमीशन टू आशीष एट 5% ऑन सेल। आशीष को सेल के ऊपर 5% कमीशन दिया जाएगा। During the year ended 31st March 2019, the profit and loss account showed net profit of ₹25,200। जब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वेर ₹60,000। ये सेल की हमें वैसे तो कोई अकाउंट ये दोनों अकाउंट बनाने में जरूरत नहीं है, लेकिन जो आशीष को कमीशन दिया जा रहा है वो सेल के ऊपर 5% दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर कितना सेल हुआ है ना वो अमाउंट आपको बताई हुई है। तो 60,000 के ऊपर 5% के हिसाब से आशीष को कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, आशीष एंड नरेश ड्रॉ ₹8,000 and 7,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019। पहले भी बच्चे मैंने बताया यहाँ पे ड्राइंग्स की डेट को कोई क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है, तो टाइम फैक्टर न होने के कारण हम लोग पूरे साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यदि वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% पर एनम लिखा होता तो हम वो सिचुएशन में ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। समझ में आ रही है मेरे बच्चे आपको बात? Then you are required to prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019 and partners capital account on that date। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें अब किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत करेंगे प्रॉफिट से, जो कि प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 25,200 का। तो बाय P&L अकाउंट जो कि नेट प्रॉफिट है दिया हुआ है हमें 25,200 का। ठीक है, अब साथ साथ में हम कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं, तो हम कैपिटल की भी बैलेंस लिख लेंगे। हमको यहाँ पे बताया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि ओपनिंग कैपिटल, दोनों की कैपिटल बताई हुई थी 30,000 एंड 20,000। आशीष 30,000, नरेश 20,000। तो हमने यहाँ पे P&L अकाउंट की बैलेंस को लिखा एंड दोनों पार्टनर की कैपिटल को लिखा। ठीक है, अब एक के बाद एक ट्रांजैक्शन हमें पढ़ते जाना है और उसकी जो इफेक्ट आएगी उसे लिख लेना है। दूसरे अप्रोप्रिएशन के ट्रांजैक्शन को देखने से पहले मैं हर बार कैपिटल के साथ साथ ड्राइंग्स को भी लिख लेता हूँ, क्योंकि ड्राइंग्स है ना वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, उसकी ड्यूअल इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो असेट्स में गिना जाता है। लायबिलिटी और असेट्स का सिर्फ एक ही वहाँ पे एंट्री होता है। तो साथ साथ में मैं यहाँ पे 2 ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर ने ड्राइंग्स किया हुआ है 8,000 का एंड 7,000 का। तो 8,000 एंड 7,000 दोनों इंटरेस्ट को ड्राइंग्स को
हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए डीड के अंदर उन लोगों के बीच में क्या तय हुआ था, तो कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट 5%, तो दोनों के ऊपर हमें 5% का कैलकुलेशन करना है। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाएगा कैपिटल का, कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट, मतलब कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आपको वहां पे कैलकुलेशन करना है, तो 30,000 का 5% 1500, 20,000 का 5% 1000, और यही जो एक्सपेंस है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, यही जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, सॉरी बाय मैंने पहले नहीं लिखा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष एंड नरेश। आशीष का 1500 और नरेश का 1000, कुल मिला के इंटरेस्ट हो जाएगा 2500 का। समझ में आई बात आपको? दोनों साइड मैंने लिखा। मैंने आपको जब अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि आप इसे किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। आप पहले ये सोचो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो अप्रोप्रिएशन में आप लिख लो, फिर आप ये सोचो कि इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है इसीलिए क्रेडिट साइड लिख लो, ये पहला रास्ता। या फिर आप ऐसे सोचो कि भाई इंटरेस्ट है ना वो कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट आएगा और वो एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट साइड में आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या फिर आप उसकी क्रॉस एंट्री करते हो वैसे याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग्स के ऊपर भी 5% है लेकिन पर एनम नहीं दिया है, डेट भी नहीं दी है, फिर भी हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यदि यहाँ पे डेट पर एनम दिया होता तो हम सिर्फ ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का ही कैलकुलेशन करते। ठीक है, तो ड्राइंग्स के नीचे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8000 के ऊपर 5% के हिसाब से पूरे साल का 400 और 350। समझ में आया? और क्रॉस एंट्री या हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है इसीलिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें आशीष का 400 एंड नरेश का 350, टोटल 750 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे इनकम के तौर पे हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सैलरी फॉर नरेश एट ₹600 पर मंथ हमें नरेश को सैलरी चुकानी है, मतलब कि वो सैलरी हो जाएगी सालाना 7200, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो बाय सैलरी यहाँ पे हम लिखेंगे नरेश की 7200। उसकी दूसरी इफेक्ट क्रॉस एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में बाय सैलरी, क्योंकि ये सैलरी मिलने से नरेश का जो कैपिटल अकाउंट है वो 7200 से बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इसीलिए हमने नरेश के कैपिटल को क्रेडिट किया। यहाँ पे सैलरी टू नरेश लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम नरेश के कॉलम में ही लिख रहे हैं। देन नेक्स्ट कमीशन टू आशीष एट 5% ऑन सेल्स, और सेल्स आपको बताया हुआ है 60,000 रुपीज का, 60,000 का 5% मतलब कि सेल होगा, सॉरी कमीशन होगा यहाँ पे 3,000 रुपीज का। ठीक है, तो वो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस होगा, 60,000 के सेल्स के ऊपर 5% के हिसाब से
3000 का कमीशन आशीष को मिलेगा और आशीष के कैपिटल अकाउंट में ये कमीशन है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 3000। ओके, और कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे तो कि भाई नहीं, अब कोई ट्रांजैक्शन बताया नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 45 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इस अकाउंट को क्लोज अलग अलग करना है। सबसे पहले हम अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना वो क्लोज करेंगे। टोटल होगा 25,950 का, 25,950 हम इसमें से ये सारे एक्सपेंस को प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो मतलब 13,250 का डिविजिबल प्रॉफिट आया जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जो कि नहीं बताया है इसीलिए इक्वल होगा। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज मतलब कि आशीष कैपिटल अकाउंट और नरेश कैपिटल अकाउंट 1:1 मतलब 13,250 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 6,625 दोनों के हिस्से में प्रॉफिट आएगा और ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आया ये प्रॉफिट 6625 दोनों पार्टनर्स के बीच में हमने ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे ताकि हमें दोनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए। तो यहाँ पे $41,125 का टोटल, 34,825 का नरेश का टोटल, यहाँ पे उसे लिख देंगे वापस वही टोटल को, और जो डेबिट बैलेंस है उनको माइनस करके यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे 32,725 एंड 27,475। ये क्लोजिंग बैलेंस आई टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और यही बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस के तौर पर दिखाया जाएगा। करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया। और हाँ, एक बात बेटा, साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया वो कौन सी मेथड से बनाया। ये कैपिटल अकाउंट है ना वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है तो कि भाई ओपनिंग कैपिटल की जो बैलेंस होती है वो बदल जाती है क्लोजिंग के टाइम पे। देखो मेरे बच्चे, क्यों बदल गई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, क्यों चेंज आई? क्योंकि ये जो फैक्टर थे, जो ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होती थी, उनकी वजह से ये कैपिटल है ना वो डिफर आई। यदि इसे फिक्स कर दिया जाए तो ये सारा जो हमने ट्रांजैक्शन लिखा यहाँ पे कि जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी, उसे हम यहाँ से निकाल कर कहाँ पे ले जाएंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ले जाएंगे। और जब करंट अकाउंट बनेगा तब मतलब ये हुआ कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स हो गया। समझ में आई मेरी बात बेटा? फिर से एक बार बता रहा हूं, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो आपको सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है
लेकिन जब फिक्स कैपिटल मेथड होती है तो आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो बनाना है, साथ साथ में पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनाना है, और जिससे कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो ट्रांजेक्शन अब हम सारे के सारे करंट अकाउंट में लिखेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी वजह से आप मान लो ना, ये सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ से निकाल दो तो बचेगा सिर्फ कैपिटल ही, तो वही कैपिटल यहाँ पे टोटल के तौर पे आएगा और उतनी ही बैलेंस निकलेगी, मतलब कि उस कैपिटल फिक्स मतलब कि वो पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल है वो फिक्स हो जाएगी। इसे बोला जाएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ में आई बात? हाँ। क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से मेरे बच्चे आप भी मेरे साथ रीड करना। Satish and Prakash are partners in a business with fixed capital of rupees 50,000 and 30,000। देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है ना, उससे ही मुझे पता चल गया कि भाई मुझे यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर ने अपनी कैपिटल को फिक्स्ड किया हुआ है। समझ में आई बात? दो तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि भाई ये करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं है, मतलब कि पार्टनर ने जो कैपिटल की मेथड लिखी हुई है वो फिक्स है कि फ्लक्चुएटिव। दो तरीके से पता चलेगा, एक वहां पे एक तो वर्ड लिखा होगा फिक्स्ड कैपिटल ऐसा, या फिर आपको करंट अकाउंट की बैलेंस दे दी होगी, क्योंकि जैसे बेटा करंट ईयर का कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होता है, सेम एज वे करंट ईयर की जो करंट अकाउंट की बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होनी ही होनी है। ठीक है। दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एट 5% पर एनम। समझ में आया बच्चे? तो यहाँ पे 5% पर एनम इंटरेस्ट, मतलब कि बेटा यहाँ पे जो पर एनम का टाइम फैक्टर था वो दिया हुआ है। समझ में आई बात? फिर आगे क्या लिखा है? बट नॉट ऑन करंट अकाउंट, लेकिन करंट अकाउंट के ऊपर किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सतीश is entitled to a salary of 100 rupees per month which is not yet drawn, मतलब कि अभी तक उन्होंने वो उठाई नहीं है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था बेटा कि 99% केसेस के अंदर जो पार्टनर और फर्म के बीच में कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। सेपरेट करंट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर के लिए सेपरेट करंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। वो तो हमें फिक्स कैपिटल मेथड ऊपर लिखा था तभी पता चल गया था। ड्रॉइंग्स आर परमिटेड इंटरेस्ट फ्री टू द एक्सटेंट ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट। देखो ये एक सेंटेंस आपके लिए नया आया। यहां पे क्या बताया बेटा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना वो नहीं लगेगा। कब तक? तो कि भाई जब तक आपकी जो ओपनिंग करंट अकाउंट की बैलेंस है, $13,000 एंड $15,000, देखिए आगे आपको बताया हुआ है, तो वहां तक पार्टनर ने यदि इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स किया हुआ है, जितनी करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस है वहां तक यदि पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ की हुई है,
तो उनको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा यदि इंटरेस्ट लिया, सॉरी उससे ज़्यादा यदि उन्होंने ड्राइंग्स किया तो फिर क्या होगा, देखिए आगे क्वेश्चन में, ड्राइंग्स इन एक्सेस ऑफ द लिमिट आर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट a flat rate of 8% irrespective of the date of withdrawals। फिर डेट विड्रॉल्स की नहीं देखी जाएगी, करंट अकाउंट की बैलेंस से जितना ज़्यादा ड्राइंग्स किया है उस ज़्यादा वाले ड्राइंग्स के ऊपर 8% इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, ऐसा इन्होंने तय किया हुआ है। द ओपनिंग बैलेंस इज इन द करंट अकाउंट आर सतीश 1500 एंड प्रकाश 2000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर आर 3000। अब देखो मेरे बच्चे, दोनों ने 3-3 हजार का ड्राइंग्स किया है। तय क्या हुआ था कि भाई जितनी करंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस है वहां तक यदि आपने ड्राइंग किया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा किया, अब सतीश की बात करें तो उनका ड्राइंग्स 3000 का है, जबकि उनकी ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट की 1500 की है, तो मतलब 1500 तक उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला था, लेकिन उन्होंने 3000 का विड्रॉल ले लिया, इसीलिए 1500 के ऊपर 8% के हिसाब से उनको पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश की ओपनिंग बैलेंस 2000 की थी, तब तक उनको कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाना था, लेकिन उन्होंने ड्राइंग किया 3000 का, तो जो एक्सेस अमाउंट 1000 की हुई ड्राइंग्स की, उनके ऊपर 8% के हिसाब से उनको पूरे साल का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। समझ में आई बात? देन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was rupees 15,000. Divisible profit are to be shared Satish 60% and Prakash 40% up to first 4,000 rupees and balance is shared equally। मतलब कि जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना उसमें से पहले 4,000 रुपीज को 60-40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बाकी जो प्रॉफिट बचा उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आई बात? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। यहाँ पे मेरे बच्चे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पार्टनर ने अपनी कैपिटल को फिक्स रखा हुआ है, इसकी वजह से। समझ में आई बात? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, देखते हैं। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरे बच्चे हम तीनों अकाउंट जो बनाए होंगे हमने, यहाँ पे बच्चे 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो तीनों अकाउंट की बैलेंस, हालांकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट की कोई बैलेंस नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि हम हर हमेश P&L अप्रोप्रिएशन को नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करंट अकाउंट की बैलेंस को लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट की बैलेंस को लिखेंगे, जो कि 50,000 एंड 30,000 की आपको दी हुई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट को। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय P&L अकाउंट, जो कि होगा नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया आपको 15,000 का। करंट अकाउंट की बैलेंस को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, जो कि थी 1500 एंड 2000 की, और कैपिटल थी दोनों पार्टनर की बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 30,000 की, 50,000 एंड 30,000 की दोनों की बैलेंस थी। ठीक है, अब एक के बाद एक हम एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे और उस हिसाब से
हम अपने अकाउंट्स में उनकी एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। किसके ऊपर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चे, जब हमारा इससे पहले वाला सम था तो हमने कैपिटल के नीचे कैपिटल का इंटरेस्ट लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट है ना, वो कैसा है? फिक्स्ड है। तो अब हम इसमें कुछ नहीं लिख सकते, तो वो इंटरेस्ट कहाँ पे लिखा जाएगा? करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट ही है, कैपिटल अकाउंट के जैसा ही है, और उसको बनाने के लिए हर रेगुलेशंस एंड रूल्स है ना, वो सेम एज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बच्चे दिया हुआ है, तो 50,000 का 5% 2,500 टू सतीश एंड 1,500 टू प्रकाश। समझ में आई बात? और ये दोनों इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सतीश के लिए 2,500 एंड प्रकाश के लिए 1,500, कुल मिला के 4,000 का एक्सपेंस डेबिट किया जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। वो आगे क्वेश्चन में बताया है कि भाई सतीश इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹100 पर मंथ विच इज नॉट येट ड्रॉन बाय हिम। मतलब कि अभी तक उन्होंने वो अमाउंट नहीं उठाई है। तो सतीश की सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरी ऑफ सतीश 100 रुपीज पर मंथ, मतलब कि 12 महीने के 1,200 रुपये, 1,200। और इससे सतीश का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। यदि फिक्स मेथड नहीं होती तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बाय सैलरी और सतीश के अकाउंट में लिखा जाएगा 1,200। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ड्राइंग्स की बात आई, और यदि करंट अकाउंट की बैलेंस से उन्होंने ज्यादा ड्राइंग्स लिया हुआ है तो 8% का इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा बोला गया है। तो हम सबसे पहले पार्टनर्स के ड्राइंग्स को लिख लेते हैं करंट अकाउंट के अंदर। तो दोनों पार्टनर का जो ड्राइंग्स दिया हुआ है हम एक्चुअल में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, लेकिन फिक्स होने के कारण अब हम उसे लिखेंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ड्राइंग्स दोनों के लिए 3,000 रुपीज का बताया हुआ। ओके, अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है बच्चे, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उनके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई यदि उन्होंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के जितना विड्रॉल लिया हुआ है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन यदि इससे एक्सेस अमाउंट उन्होंने विड्रॉ ली हुई है तो वो एक्सेस अमाउंट के ऊपर 8% पूरे साल का इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, डेट ध्यान में नहीं ली जाएगी। ठीक है, कितना लिया जाएगा? 8%। समझ रहे हो ना? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में वापस। ड्राइंग्स आर परमिटेड interest free to the extent of opening opening credit balance in the current account. Drawing in excess of the limit are subject to interest at flat rate of 8% irrespective of the date of withdrawal. वहां पे डेट को ध्यान में लिया नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ बच्चे कि यहाँ पे सतीश ने ड्राइंग लिया हुआ है 3,000 का, जबकि इंटरेस्ट फी कब तक था? 1,500 तक, ओपनिंग बैलेंस तक था। मतलब 1,500 के ऊपर सतीश को 8% के हिसाब से
पूरे साल का इंटरेस्ट है ना वो चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सतीश को चुकाना पड़ेगा 1500 के ऊपर 8% के हिसाब से पूरे साल का 15 एग्जा 120 120 रुपए का इंटरेस्ट है ना वो चुकाना पड़ेगा। और जबकि प्रकाश ने ड्राइंग किया 3000 का, इंटरेस्ट फ्री था 2000 तक, तो मतलब 1000 के ऊपर 8% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 80 रुपीज का। और इस तरह से दोनों एक्सपेंस दोनों इंटरेस्ट की हमारी इनकम हुई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें सतीश का 120 और प्रकाश का 80, कुल मिला के 200 रुपीज। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। बस अब तो कोई डिटेल बाकी नहीं है, हमने सारे का सारा लिख लिया। अब जो प्रॉफिट को डिवाइड करने जाएंगे तब हमारे पास दो क्राइटेरिया होगा। पहले 4000 के प्रॉफिट को हम 60-40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो बैलेंस प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस तरह से होगा। और वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्लोज करने जाएंगे तो टोटल आया 15,200 का, और इनको क्लोज किया तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट बचा। ये 10,000 में से पहले 4,000 को दोनों पार्टनर के बीच में 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिमेनिंग बचे 6,000 रुपया जिनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहां पे दिखाते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पार्टनर के नाम है सतीश। मैं बच्चे यहाँ पे पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको फिर देखने में तकलीफ होगी। सतीश है और दूसरा प्रकाश। ठीक है, अब पहले 4000 को, टोटल प्रॉफिट हुआ 10,000, उसमें से 4,000 निकाल लो। वो 4,000 को 60-40 के रेशियो में हमें पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मतलब कि 2,400 एंड 1,600। 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बचा कितना, तो कि 10,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 4,000 को 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सतीश और प्रकाश के बीच में। अब बाकी जो रिमेनिंग 6,000 का प्रॉफिट बचा उसका एग्रीमेंट के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कि दोनों को 3,000 का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि सतीश को टोटल प्रॉफिट 5,400 का ट्रांसफर होगा, जबकि प्रकाश को 4,600 का प्रॉफिट है ना वो ट्रांसफर होगा। तो ये प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं करंट अकाउंट में। सतीश 5,400 और प्रकाश 4,600। समझ में आया आपको ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, ओके। अब हम करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो करंट अकाउंट के क्लोजिंग में सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल। एक बात और मेरे बच्चे, करंट अकाउंट की बैलेंस डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। तो सीधा आप क्रेडिट साइड के टोटल को मत कर लेना, पहले देखना कि डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। हालांकि ये सम के अंदर दोनों का क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, मतलब कि दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस ही निकलने वाली है। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की डेबिट बैलेंस भी निकले। तो पहले आप चेक कर लेना कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है।
10,600, 8,100 और इनकी बैलेंस निकलेगी 0,847, 7,480 और इनकी बैलेंस निकलेगी 0,205। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये करंट अकाउंट की बैलेंस है जो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगी। और आप जानते हो कि कैपिटल अकाउंट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसीलिए जो कैपिटल अकाउंट की बैलेंस निकलेगी वो रिमेनिंग सेम रहेगी, तो 50,000 एंड 30,000 बैलेंस दिखाया जाएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पे। समझ में आई बच्चे मेरी बात? तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना होगा वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। याद रखने वाला बेटा, इसमें सिस्टम के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने की दो मेथड होती है, एक फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आपको सिर्फ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, और यदि फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपको कैपिटल अकाउंट के साथ साथ में करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के ट्रांजेक्शन्स है जो पार्टनर्स और फर्म के बीच में हुए, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल की जगह पे अब करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा और फिर करंट अकाउंट की बैलेंस निकाली जाएगी। करंट अकाउंट की बच्चे डेबिट बैलेंस भी हो सकती है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है, लेकिन हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस ही होगी। समझ में आई बात? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना वो हमने सीखा। मेरे बच्चे, जब पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया था, हमारे पास ट्रायल बैलेंस शीट थी जिसके और एडजस्टमेंट के ऊपर से हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया था। लेकिन मेरे बच्चे, 12th स्टैंडर्ड में यदि पार्टनरशिप फर्म का आपको क्लोजिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए, तो वो ट्रायल बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स के ऊपर से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि वो फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के टाइम पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है ना, उतने अकाउंट से वो ज़्यादा बनाने होते हैं। तब जाके पार्टनरशिप फर्म का जो समराइजिंग पोर्शन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का पोर्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके ऊपर से आप अकाउंटेंसी को पूर्णाहुति दे सकते हो, मतलब कि इंटरप्रेट कर सकते हो आपके हिसाब को कि भाई आपका प्रॉफिट कम आया तो क्यों आया कंपेयर टू अदर फर्म, कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, और फिर आप उस हिसाब के ऊपर से जो भी आपको चेंज करना है, या तो जिन जिन लोगों को, मतलब के पार्टनर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने डेटर्स को, अपने बैंक को, गवर्नमेंट को जो भी डेटा प्रोवाइड करना होता है, वो हम एनालिसिस करके उनको दिखाएंगे और खुद हम सीखेंगे कि ये एनालिसिस के बाद हमें पता चला कि भाई पार्टनर्स का प्रॉफिट क्यों कम आ रहा है, एक्सपेंस कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम करना चाहिए, इनकम क्यों नहीं आ रही है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, ढेर सारा जो एनालिसिस है हम ये फाइनल स्टेटमेंट्स के ऊपर से बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना, कल मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। यदि आज के
सम्स के अंदर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे सॉल्व कर देना। एक और बात, मेरे बच्चे, आपको अकाउंटेंसी की बुक बनानी है और जो भी क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाता हूँ मैं ऑनलाइन, उसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। यदि आप वीडियो वापस देखना चाहो तो आपको यूट्यूब में यही वीडियो वापस देखने को भी मिलेगा, तो आप उसमें से भी क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आप अपने पास अपनी बुक में रखिएगा। जब स्कूल रीओपन होगी तब मैं वापस एक बार पूरा चैप्टर आपको ये रिफर करवाऊंगा। हमारा ये पहला चैप्टर था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। तो आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। आगे आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है पार्टनरशिप के बारे में। हम एक के बाद एक टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे, तो रियलाइज़ नहीं होगा कि स्कूल बंद है और लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।